नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी वीडियो। टॉपिक रहेगा समास। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्रिक के माध्यम से समास को कवर करने वाले हैं। आप किसी भी वाक्य को देखकर एक नैनो सेकंड में ये पता लगाकर बता देंगे कि जो वाक्य आपको दिया गया है इसमें कौन सा समास है। यानी ट्रिक के साथ में आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समास को। चलिए दोस्तों, यदि आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो बिल्कुल पीडीएफ फाइल दोस्तों एज इट इज़, जैसा नोट्स आप सभी को यहाँ पर दिख रहा है ना, ऐसा का ऐसा ही नोट्स आप सभी को दिया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बिना किसी चार्ज के। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप लोग बेरोज़गार हैं और आप लोगों से चार्ज लेना हमारे लिए दोस्तों उचित नहीं है, सही नहीं है। तो हम अपने यूट्यूब चैनल के जरिए फ्री शिक्षा आप लोगों को देने वाले हैं। चलिए समास के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। समास देखिएगा, समास कहते किसे हैं। सम। सम का मतलब दोस्तों आपने देखा होगा मैथ में क्या होता है, जोड़। ठीक है, सम का मतलब क्या होता है, जोड़। ठीक है, मैं सामान्य सी भाषा में कहूँ या तो योग या जोड़। ठीक है, या फिर संक्षिप्तीकरण। ठीक है, यानी संक्षिप्तीकरण या फिर योग बोल देंगे हम सम यानी समास के लिए। तो समास का तात्पर्य क्या होता है, संक्षिप्तीकरण या फिर योग या जोड़। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और समास के बारे में थोड़ी सी और चीज़ जानेंगे कि समास आखिर अन्य शब्दों में किसे कह सकते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। ठीक है, देखिए एक और यहाँ पर अर्थ होता है दोस्तों, जहाँ पर कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट किया जाए वहाँ पर क्या होता है, समास होता है। ठीक है भाई, समास होता है। जैसे कि गौशाला। अब गौशाला दोस्तों आपसे पूछेगा गौशाला में कौन सा समास है। ठीक है, ऐसे करके पूछेगा। अब गौशाला छोटा वर्ड है लेकिन अधिक अर्थ प्रकट किया जाए, यानी गाय के लिए शाला, यानी गाय के लिए रहने का स्थान। ठीक है, हथकड़ी। हथकड़ी, और हथकड़ी को कैसे तोड़ा, हाथ के लिए कड़ी। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों आप लोगों को समास पूछेगा कि हथकड़ी में कौन सा समास है, गौशाला में कौन सा समास है। ठीक है, तो कम शब्दों में, देखिए शब्द छोटा सा है लेकिन अर्थ बड़ा है। ठीक है, तो कम शब्दों में अधिक अर्थ मतलब अधिक अर्थ प्रकट किया जाए वही क्या होता है दोस्तों, समास होता है। समास ओवरऑल मिलाकर 6 प्रकार का होता है, यानी समास के कुल 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए ट्रिक के साथ में भी पढ़ेंगे कि समास के कितने प्रकार हैं और कैसे उन्हें हम याद रखें। दोस्तों समास के भेद होते हैं आपके कितने, मैंने बता दिया, आप लोग लिख लीजिएगा, 6 होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है अवयवी भाव समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा तत्पुरुष समास। ठीक है, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठा होता है बहुब्रीहि समास। तो आप लोग ये याद रखिएगा 6 समास होते हैं। अब इन 6 के 6 को आप लोग कैसे याद रखेंगे, इसकी भी ट्रिक मैंने आपके लिए बनाई है। तो बहुत कम समय में आप लोगों का ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, वो भी ट्रिक के साथ में। दोस्तों समास की ट्रिक आखिर क्या है, यहाँ पर देखिएगा ट्रिक का नाम क्या है, अब तक दीदू। ठीक है, अब तक दीदू, अब तक दीदू, ये 4 6 बार आप रट लीजिए। समास से रिलेटेड आपका जो भी प्रश्न होगा वो कवर हो जाएगा। अब तक दीदू समास की ट्रिक है। अब तक यहाँ पर एक एक वर्ड से बनाया गया है प्रॉपर, ऐसे अवयवी भाव समास यानी अब तक। ठीक है, वैसे बहुव्रीहि समास। ठीक है, ऐसे कौन सा बनाया दोस्तों, ऐसे अवयवी भाव समास। थोड़ा मैं ब्रुश को चेंज कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन आप लोगों को हो रही है। ठीक है भाई, चलिए ऐसे अवयवी भाव समास, वैसे बहुब्रीहि समास। ठीक है, तैसे तत्पुरुष समास यानी अब तक, कैसे कर्मधारय समास, दी। ठीक है, दी से द्विगु समास और द्वु से यानी कि द्वंद्व समास। तो अब तक दीदू। ठीक है, अब तक दी दू, ये ट्रिक है दोस्तों समास की, आप लोग याद रखिएगा, वर्क करेगी बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। भाई मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत जल्दी आपको लोग कवर कराऊंगा आप लोगों को। सबसे पहला नंबर आता है दोस्तों अवयवी भाव समास का। अब अवयवी भाव समास की भी दोस्तों लगभग 2 से 3 ट्रिक बनती हैं। इसमें एक तो आप ये याद रखिएगा कि इसका जो पद होता है प्रथम पद, ठीक है, वो इसमें क्या होता है, प्रधान होता है। अंतिम पद इसका बिल्कुल सामसिक पद होता है। ठीक है, तो प्रथम पद इसका क्या होता है, प्रधान होता है। तो ये क्वेश्चन भी बन के आ चुका है कि किस समास का प्रथम पद प्रधान होता है।
ठीक है, तो वो है अवयवी भाव समास। एक दोस्तों इसकी पहचान क्या होती है, इसमें उपसर्ग लगा होता है। उपसर्ग भी मिलेगा आपको। कैसे उपसर्ग, कैसे, कौन कौन से, यथा, प्र, प्रति, निर, आ, अन, भर, ठीक है, निस। तो ऐसे दोस्तों आप लोगों को इसमें उपसर्ग, उपसर्ग कहाँ पर लगते हैं दोस्तों, जो किसी शब्द के मतलब बाद बाद में लगेगा तो प्रत्यय हो जाएगा, लेकिन पहले लगेगा तो क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, और बाद में लगेगा तो प्रत्यय। यानी कि जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वो क्या होते हैं, उपसर्ग। और जो बाद में लगते हैं दोस्तों किसी शब्द के, ठीक है, और उसका सार मतलब जो सार्थक अर्थ स्पष्ट करते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उपसर्गों के नाम भी मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से हैं। चलिए, एक चीज यहां पर और आपको याद रखनी है, ट्रिक से पढ़ा रहा हूं मैं। ये यहां पर ये की पुनरावृत्ति हुई है, तो इस समास में आप लोगों को पुनरावृत्ति भी देखने के लिए मिलेगी। लगातार दो की पुनरावृत्ति हो तो आंख मींच के लगा दीजिएगा कि अव्ययी भाव समास ही उसमें होने वाला है। कैसे, देखिएगा, शब्दों की पुनरावृत्ति भी इसी में होती है। इसकी तीन ट्रिक है। ठीक है, इसका प्रथम पद प्रधान होता है तथा अंतिम पद सामसिक होता है। इसमें उपसर्ग लगा होता है और इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, बराबर शब्दों की पुनरावृत्ति इसमें होती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। इसकी पहली ट्रिक क्या है, अगर शब्द में उपसर्ग लगा हो तो किसके अंतर्गत आएगा, अवयवी भाव समास के अंतर्गत आएगा। अगर शब्द में उपसर्ग लगा हो, उपसर्ग यानी कि निर, निस, यथा, प्र, प्रति, आ, अन, भर, इन शब्दों में से आप लोगों को कुछ भी मिलता है जो भी उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो ये सोच लीजिए कि वहां पर अवयवी भाव समास होगा। जैसे कि यथाशक्ति, यथा क्या हो गया भाई, यथा हो गया इसमें उपसर्ग। आ जन्म, आ, अब क्या है दोस्तों, आ जो है ये उपसर्ग है, आ प्लस जन्म। ठीक है, तो आ उपसर्ग है यानी उपसर्ग लगा हुआ मिलेगा। प्रति, प्रति लिखवाया था मैंने आप सभी को अभी, प्रति प्लस वर्ष यानी प्रतिवर्ष, तो प्रति क्या है, उपसर्ग। प्रति प्लस एक यानी प्रत्येक। निर प्लस भय, तो मैंने निर भी लिखवाया आपको, निस भी लिखवाया। आ प्लस मरण, यानी कि उपसर्ग जिसमें भी वाक्य में उपसर्ग यदि आपको लगा हुआ मिले तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसकी पहली ट्रिक ये काम करती है, आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा बिल्कुल। और जो एग्जाम्पल करा रहा हूं ना वो भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब इसकी जो दूसरी ट्रिक बनती है वो कुछ इस प्रकार से बनती है। ठीक है, दूसरी ट्रिक है दोस्तों, अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो तो वहां भी अवयवी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, अवयवी भाव समास हो जाएगा जब किसी की पुनरावृत्ति हो। अब आप लोग कहेंगे जैसे कि यहाँ योजक चिन्ह आया कि भाई योजक चिन्ह तो द्वंद्व समास में आता है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, द्वंद्व समास में दो विपरीत बातें होती हैं, यानी विपरीतार्थक उल्टी बातें होती हैं, विरोध की बातें होती हैं द्वंद्व समास में। लेकिन यहाँ मैंने कहा था आपको पुनरावृत्ति जैसे ही आप लोग देखें आंख मीच के लगा दीजिए, चाहे योजक चिन्ह हो चाहे कुछ भी हो बीच में, आप लोग अव्ययी भाव समास को वरीयता देंगे। ठीक है, देखिए, जब तक विपरीत बात ना हो तब तक द्वंद्व समास नहीं होगा, केवल अवयवी भाव समास ही होगा। जैसे कि धड़ाधड़, धड़ाधड़ विपरीत, धड़ धड़ा। ठीक है, यहाँ पर देखिए धड़ाधड़ दोनों शब्दों की अभी पुनरावृत्ति होगी। दिनों दिन, ठीक है, दिनों दिन पुनरावृत्ति है ना, बीच में योजक चिन्ह है तो योजक चिन्ह देखकर वो मत लगा दीजिएगा कभी उल्टी खोपड़ी घूम जाए, सीधी खोपड़ी घुमाइएगा। रातों रात पुनरावृत्ति हुई है, देखो रातों रात। ठीक है, रात थी रातों रात, ये पुनरावृत्ति होगी फिर से। जहां पर भी पुनरावृत्ति हो वहां पर कौन सा हो जाएगा, अव्ययीभाव। धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे की पुनरावृत्ति होगी। भागम भाग, ठीक है, घर घर, दनादन, हाथों हाथ, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, दिनानुदिन। ये सभी दोस्तों आते हैं अवयवी भाव समास के अंतर्गत। पुनरावृत्ति उपसर्ग मिलेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, यथा, प्र, प्रति, निर, निस, आ, अन, भर आदि इनमें से मिले। ठीक है, तो सोच लीजिए कि कौन सा है अवयवी भाव समास, और इसका प्रथम पद प्रधान होता है। तो अवयवी भाव मेरी तरफ से दोस्तों पूरी तरीके से क्लियर हो गया। नोट्स बनाने में पूरी मेहनत लगी है दोस्तों। एक बार लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी फ्रेंड अपने अपने फ्रेंड्सों के साथ में। अब दूसरा नंबर आता है दोस्तों द्वंद्व समास का। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व, ठीक है, यानी कि द्वंद्व, द्वंद्व की बात है दोस्तों, द्वंद्व युद्ध यानी कि विपरीत बातें होंगी। ठीक है, बीच में योजक चिन्ह आपको मिलेगा।
ठीक है। और एक सबसे बड़ी पहचान है दोस्तों और, ठीक है, और पर भी ये टूटेगी, ये भी याद रखिएगा, और भी इसकी पहचान है। और सबसे बड़ी पहचान दोस्तों इसकी ये है, ये पूछ सकता है किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो ये एकमात्र ऐसा दोस्तों समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें विपरीत बातें होती हैं, बीच में योजक चिन्ह मिलेगा, और जब संधि विच्छेद करोगे दोस्तों तो क्या होगा, और आएगा समास विग्रह करने में। संधि विच्छेद नहीं, समास विग्रह जब आप लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, और पर दोस्तों टूटेगा। जैसे राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, ठीक है। योजक चिन्ह, दोनों पद प्रधान होते हैं, विपरीत बातें होती हैं द्वंद्व समास में। और सबसे बड़ी जब आप विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, और पर टूटेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि राम लक्ष्मण, ठीक है, राम और लक्ष्मण, देखिए कभी तो आपको योजक चिन्ह मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा, यानी कभी तो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगा, कभी अप्रत्यक्ष रूप में रहेगा, यानी कि जो आपको दिखाई ना देगा। राम कृष्ण, राम और कृष्ण, तो और पर टूटेगी ज्यादातर केस में, ठीक है। और योजक चिन्ह दिख जाएगा तो लगा दीजिएगा। विपरीत बातें होती हों, राधा कृष्ण, ठीक है, नर नारी, गुण दोष, वो विपरीतार्थक बात हो रही है, माता पिता, बीच में योजक चिन्ह, पशु पक्षी, तो ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों, तुम्हारे द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, और पर टूटेगी, यानी जब विग्रह करेंगे तो और पर विग्रह इसका हो जाएगा, और योजक चिन्ह मिलेगा, तो यही सबसे बड़ी पहचान इसकी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों द्विगु समास। द्विगु यानी द्वि, द्विगु, देखिएगा द्वि यानी द्विगु यानी दो का आंकड़ा आप लोगों को दिख रहा है, द्विगु यानी द्विगु। तो द्विगु जो समास है दोस्तों, ठीक है, इसके बारे में सुन लीजिए। ये क्या होता है दोस्तों, इस समास का प्रथम पद जो होता है ना, पूर्व पद यानी प्रथम पद संख्यावाचक होता है, यानी इसमें आपको द्विगु समास में संख्यावाचक पद मिलेगा हर हाल में, ठीक है। तथा इससे क्या होगा, इससे एक समूह का यानी कि ग्रुप का बोध होगा, वही क्या हो जाएगा दोस्तों, द्विगु समास इसमें हो जाएगा, ठीक है। इस दोस्तों इसकी थोड़ी सी पहचान ये भी हो जाएगी कि ये का पर, कभी कभी का पर टूट जाता है। एक तो समूह का बोध हो जाएगा, एक का पर टूटता है, और प्रथम पद संख्यावाचक होता ही होता है। तो ये भी पूछ सकता है किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है, तो समास का नाम हो जाएगा द्विगु, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। संख्यावाचक होगा, का पर भी टूट जाएगा, और द्विगु यानी दो का आंकड़ा आएगा, भी संख्यावाचक तो मिलेगा ही मिलेगा। चलिए फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर नवग्रह दिखा, मतलब दिख रहा है आपको नवग्रह, ठीक है, नवग्रह, तो नवग्रह को आप कहेंगे नौ ग्रहों का समूह, उसे ही तो कहेंगे नवग्रह। तो का पर टूट रही है, नवरात्र, ठीक है, नौ रात्रों का समूह। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। पंचपात्र, ठीक है, पांच पात्रों का समूह। तो यहाँ पर नव, नौ का आंकड़ा, यहाँ पर नव, यहाँ पर नव, यहाँ पर पांच का आंकड़ा। पंचरत्न, पांच का आंकड़ा। त्रिफला यानी तीन का आंकड़ा। सतसई, सात का आंकड़ा। त्रिवेणी, तीन का आंकड़ा। तो मैंने कहा था प्रथम पद इसका संख्यावाचक होता है, तो भाई संख्यावाचक। ये पंचतंत्र, ठीक है, पांच, ठीक है, पंचतंत्र यानी पांच तंत्रों का समूह। चौगुनी, चार गुणों का समूह है। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। तो भाई इसमें क्या होगा, प्रथम पद आपको संख्यावाचक मिलेगा ही, इसमें मिलेगा, आप लोग ये भी याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूं का पर भी टूटेगा, पूर्व पद यानी प्रथम पद संख्यावाचक इसका हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर ये चीज भी दिख रही होगी, ठीक है। अब दशानन के बारे में पूछते हैं कि भाई दशानन किस में आएगा। दोस्तों दशानन को वो जो वरीयता दी जाएगी, वो दी जाएगी बहुव्रीहि समास के अंतर्गत। यदि बहुव्रीहि समास आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप लोग द्विगु समास के साथ जा सकते हैं, ठीक है। यदि आपको बहुव्रीहि समास भी ऑप्शन में दिया हुआ है और द्विगु समास भी, तो दशानन के लिए आप लोग फिर भी बहुव्रीहि समास को ही वरीयता देंगे, ना कि, ठीक है, द्विगु समास को देंगे। चलिए अगला है दोस्तों, इसमें अगला समास आएगा कर्मधारय समास, ठीक है दोस्तों। तो कर्मधारय समास की मैंने कुछ अपने पास से अलग से इसकी दोस्तों ट्रिक बनाई है आपके लिए। दोस्तों कर्मधारय यानी कर्म जो है आप लोग करेंगे तो क्या होगा, आप लोग अगर कर्म करेंगे तो कोई आपकी विशेषता ही बताएगा, भाई उसने अच्छा कर्म किया। तो कर्मधारय समास को आप लोग याद रखिएगा, यह विशेषण प्रधान होता है। जिस समास के पदों में विशेष्य और विशेषण अथवा उपमेय अथवा उपमान का संबंध होता है, ठीक है, वही क्या होगा दोस्तों,
कर्मधारय समास होगा। इसकी एक खास बात है कि ये विशेषता बताता है, ठीक है। तो ज़्यादा आप याद ना रखकर ये याद रखिएगा, यह विशेषण प्रधान समास अर्थात कर्म को धारण करने वाला विशेषण है। कर्म को धारण करने वाला विशेषण है, यह क्या करता है, विशेषता प्रकट करता है। और इसकी दूसरी ट्रिक ये बन जाएगी, ये है जो पर टूटता है। कर्म है जो, हमारा कर्म है जो, तो ऐसे याद रखिएगा, हमारा कर्म है जो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, है जो पर विग्रह इसका होगा जब आप लोग करेंगे। चलिए फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा, चरण कमल, ठीक है। यहां पर दिया हुआ है चरण कमल, चरण है जो कमल, तो है जो पर आप लोगों ने तोड़ लिया, ठीक है। लेकिन चरण कमल, तो यहां पर चरण कमल की दोस्तों बात करके क्या हुआ, विशेषता प्रकट की। नीलांबर यानी नीला है अंबर, या फिर नीला है जो अंबर, ठीक है। पीत सागर, पीत है जो सागर, ठीक है, यानी पीला है जो सागर, या फिर पीत है जो सागर, ठीक है। नीलोत्पल यानी नीला है जो उत्पल, ठीक है भाई, ऐसे तोड़िएगा, यानी है जो पर ये टूटेगी और ये विशेषता बताएगी। सन्मार्ग, सत्य है जो मार्ग, यानी सत्य के मार्ग की विशेषता बता रहा है। महात्मा, महान है जो आत्मा, यानी महात्मा की विशेषता बता दी, ठीक है। महाकाव्य, महान है जो काव्य, यानी काव्य की विशेषता बता दी कि काव्य महान है। महाऔषध, ठीक है, महान है जो औषधि। चंद्रमुख, चंद्र है जो मुख। लाल मणि, लाल है जो मणि। महाराजा, ठीक है, महान है जो राजा। तो इसमें दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया, है जो पर टूटेगी, है जो, ठीक है, और ये विशेषता प्रकट करेगी। तो ये इसकी दोस्तों सबसे अच्छी पहचान है। आशा करता हूँ आप लोग कभी गलत नहीं करेंगे। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, विशेषण प्रधान जो समास है वो कौन सा है, तो वो है कर्मधारय समास, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो कर्मधारय समास भी आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसकी पीडीएफ चाहिए ना इस नोट्स की, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन के जरिए आप लोग ले जा सकते हैं। अगला है दोस्तों बहुव्रीहि समास, ठीक है। बहुव्रीहि समास, इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। तो आपसे पूछे किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, तो वो है दोस्तों बहुव्रीहि समास, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसमें कोई प्रधान ना होकर दोनों पदों में से एक तीसरा पद प्रधान होता है बहुव्रीहि में। आप लोगों को पता होगा बहू कहाँ से आती है, बहू बाहर से आती है। तो ये सोच लीजिएगा, आपकी जो बहू आई होगी, घरवाली जो आई होगी, बाहर से तो आई होगी भाई, बाहर, यानी इसमें दोनों पद में से कोई प्रधान ना होकर कोई और ही पद प्रधान होता है, यानी कि अन्य ही कोई प्रधान होता है, ठीक है। तो एक और दोस्तों शब्दों में इसकी डेफिनेशन हम जानेंगे, जब दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करें तो वहां पर बहुव्रीहि समास आपका हो जाएगा, ठीक है। बहुव्रीहि समास की एक और बड़ी पहचान, इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, और जब दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करें तो वहां पर बहुव्रीहि समास आपका होता है। चलिए फॉर एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश इसमें करेंगे। देखिएगा दोस्तों, यहां पर लंबोदर दिया हुआ है, लंबोदर। अब लंबोदर को देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई लंबोदर किसके लिए बोलते हैं। लंबा है उदर जिसका, ठीक है, लंबा है उदर जिसका। भाई लंबा उदर में से होता है पेट, तो लंबा है उदर जिसका अर्थात कौन, गणेश जी, ठीक है। दशानन, ठीक है, दशानन किसके लिए बोलते हैं भाई, दस आनन, दस है मुख जिसके अर्थात कौन, रावण। दशानन आप लोगों को मैंने बताया था कि द्विगु समास में भी आ सकता है। यदि द्विगु समास ऑप्शन में दिया है और बहुव्रीहि समास भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप बहुव्रीहि समास के साथ जाएंगे, ना कि आप द्विगु समास के साथ। द्विगु समास के साथ आप लोग केवल जब जाएंगे जब बहुव्रीहि समास आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। चतुर्भुज, ठीक है, चार है भुजाएं जिसकी अर्थात कौन, विष्णु। पीतांबर, ठीक है, पीतांबर किसके लिए, पीले हैं, मतलब पीतांबर यानी पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात ये भी कौन, विष्णु जी ही। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर में जिसके अर्थात कौन, भगवान शिव जी, ठीक है। वीणा पाणी, वीणा है जिनके पास आप लोग जानते हैं, ठीक है, वो कौन है, सरस्वती। दस मुख, दस है मुख जिसके अर्थात कौन, रावण। जलज, ठीक है, जलज, जलज किसके लिए बोलते हैं, कमन के लिए। और नील है कंठ, यानी नीला है कंठ जिसका अर्थात कौन, ठीक है। तो ये भी आपका बहुव्रीहि समास में आपका आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ तक ये चीज़ भी याद रखिएगा। आप लोगों को एक लाइन और याद रखनी है यहाँ से, देखिए जैसे कि पीताम्बर दिया हुआ है और नीलकंठ दिया हुआ है, इनमें दोस्तों कर्मधारय भी बनेगा, ठीक है, कर्मधारय भी इनमें बनेगा। कर्मधारय को केवल आप तब वरीयता देंगे तब आपको ऑप्शन में बहुव्रीहि समास नहीं दिया हुआ होगा।
यदि आपको ऑप्शन में बहुव्रीहि समास नहीं दिया हुआ है तो पीताम्बर और नीलकंठ के लिए आप लोग कर्मधारय ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। यदि आपको कर्मधारय और बहुव्रीहि समास दोनों दिए हुए हैं तो भी आप बहुव्रीहि समास के साथ जाएंगे। जैसे कि आपसे पूछे पीताम्बर में कौन सा समास है, और अगर आपको कर्मधारय भी ऑप्शन में दे और बहुव्रीहि भी ऑप्शन में दे तो आप कहेंगे बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तो भी वरीयता किसे देंगे, बहुव्रीहि समास को। पीताम्बर और नीलकंठ केवल और केवल इन दो के केस में, बाद बाकी और किसी के में नहीं। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं नीला है कंठ जिसका। ठीक है, तो नीला है जो कंठ, ठीक है, नीलकंठ के लिए ऐसे बोल सकते हैं नीला है जो कंठ। तो याद रखिएगा इसमें कर्मधारय भी बनेगा। ठीक है, और बहुव्रीहि भी बनेगा। यदि आपको बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो कर्मधारय के साथ जाएंगे, अगर दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं तो बहुव्रीहि के साथ में जाएंगे। ठीक है, ये केवल और केवल इन्हीं दो के केस में आपको ये चीज़ याद रखनी है। चलिए अगला है तत्पुरुष समास। भाई तत्पुरुष समास और ध्यान से समझिएगा इसे थोड़ा सा, इसमें दोस्तों डिटेल से हम इसके बारे में तत्पुरुष समास के बारे में अगली वीडियो में जरूर बात करेंगे, जिसमें केवल और केवल आपका तत्पुरुष समास ही रहेगा और बाद बाकी कोई समास नहीं रहेगा। हालांकि अभी यहीं पर क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, यदि कोई डाउट रह जाता है तो इसका पार्ट 2 भी हम बना देंगे। ठीक है, देखिएगा इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। देखिएगा पुरुष, यहाँ पर है पुरुष। अब पुरुष की बात आ रही है तो पुरुष पीछे है, तो ये सोच लीजिए इसमें कौन सा दूसरा पद प्रधान इसमें होता है। पहला पद इसमें गौड़ यानी कि सामान्य होता है। तो आपसे पूछेगा किस पद का दूसरा या फिर किस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास का, और पहला पद इसका सामान्य होता है। इसमें दो पक्षों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है। तो आपसे पूछेगा दो पक्षों के बीच कारक चिन्ह का लोप किस समास में होता है, तत्पुरुष समास में। कारक कुल मिलाकर आप लोगों को पता है कि 8 होते हैं, लेकिन 8 में से भी दोस्तों इसमें सारे कारक नहीं आते हैं, 2 कारक छोड़ दिए जाते हैं। देखिएगा कर्ता कारक और संबोधन कारक को दोस्तों इसमें तत्पुरुष समास में वरीयता नहीं दी गई है, शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी सब तत्पुरुष कारक में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सा कारक आता है तत्पुरुष समास के अंतर्गत और कौन सा नहीं आता। कर्ता, तो कर्ता की कारक विभक्ति ने होती है दोस्तों, ये कर्ता कारक नहीं आता है तत्पुरुष समास के अंतर्गत। और एक नहीं आता है दोस्तों, कौन सा एक इसका जो नहीं आता है वो नहीं आता, संबोधन कारक। ठीक है, तो 2 इसमें नहीं आते हैं, बाद बाकी 8 कारक में से कौन से 2 नहीं आते, तो 6 कारक दोस्तों इसमें आते हैं। यानी कर्म भी आएगा, करण भी मिलेगा, संप्रदान भी मिलेगा, अपादान भी मिलेगा, संबंध भी मिलेगा, अधिकरण भी मिलेगा, संबोधन और कर्ता कारक आप लोगों को इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, जब आप तत्पुरुष समास की बात कर रहे हो तो अगर आपसे पूछे तत्पुरुष समास में कौन सी कारक विभक्ति नहीं आती, तो कर्ता कारक और संबोधन कारक को इसमें वरीयता नहीं दी जाती है। आप लोगों को पता है कि भी ट्रिक क्या है इसकी, का को के, ठीक है, मैं पर, ठीक है, ये सभी ने से, ये सभी लोग, मतलब ये सभी चीज़ आपको देखने के लिए विभक्ति कारक की देखने के लिए आपको मिलेंगी। ठीक है, कारक विभक्ति, अब कारक विभक्ति क्या होती है दोस्तों, कर्ता ने कर्म को, जब आपके को पर टूटे तो कर्म हो जाएगा, जब से पर टूटे तो करण से, यानी साधन की बात हो तो यानी करण से हो जाएगा। संप्रदान यानी के लिए पर टूटे तो संप्रदान। ठीक है, अपादान से, अपादान से लेकिन अलग होना, बिछुड़ना किसी चीज से, वहां पर यदि से बन रहा है तो अपादान के अंतर्गत। संबंध, संबंध का की के रारी रे से देखेंगे। अधिकरण मैं और पर, ठीक है, ना तो आपको ने याद रखना और ना संबोधन में है अरे याद रखने। ठीक है, ये तो आप लोगों को कर्ता मैंने मतलब कर्ता कारक और ये सभी कारक मैंने अभी आपको याद करा दिए यहीं पर, तो इनकी कारक विभक्ति भी आप लोग याद रखिएगा। ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसी के बारे में थोड़ी सी और, तत्पुरुष समास के बारे में। इसका दूसरा जो पद होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है दोस्तों, थोड़ा छोटा होता है। दूसरा पद छोटा होता है और वही क्या होता है दोस्तों, दूसरा पद इसका प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। ठीक है, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। राजकुमार अगर आपको मिले, राजकुमार में कौन सा समास है, तो आप कहेंगे राजा का कुमार। का पर टूटा यानी का पर टूटा, तो राजा का कुमार के साथ में क्या जोड़ दिया, संबंध। ठीक है, का की के रारी रे से मैंने आपको बताया था संबंध जुड़ेगा।
ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि राजकुमार में कौन सा समास है तो आप कहेंगे तत्पुरुष समास। लेकिन तत्पुरुष समास में भी अंदर जाके पूछे तो इसमें संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, ये अगली वीडियो में पूरी डिटेल के साथ में अब चर्चा करेंगे इसके विषय में। ठीक है, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। ठीक है, राजा का पुत्र यानी संबंध इसमें भी हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष। गगनचुंबी यानी गगन को चूमने वाली, यानी कर्ता ने कर्म को, तो इसमें कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, गगन को चूमने वाली। माखन चोर, माखन को चुराने वाले, यानी कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म तत्पुरुष इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास में से भी। ठीक है, मद से शून्य यानी कि बुद्धि से शून्य। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा, चलिए आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कौन सा हो जाएगा। प्रेम सिक्त, प्रेम से सिक्त। ठीक है, शोक ग्रस्त यानी शोक से ग्रस्त, से आ रहे हैं, यानी कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, सभा भवन, सभा के लिए, भवन के लिए पर टूट गया, संप्रदान के लिए। गौशाला यानी कि गौ के लिए शाला। ठीक है भाई, ये ऋण मुक्त, ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने के मिलेंगे तत्पुरुष समास में। राज भवन, राजा का भवन का पर टूट गया। त्रिपुरारी, त्रिपुर का अरे यानी त्रिपुर का शत्रु। वनवास, वन में वास। नराधम, नरों में अधम। तो ऐसे दोस्तों आप लोगों को मिलेंगे तत्पुरुष समास के उदाहरण। ठीक है, आपसे पूछेगा नराधम में कौन सा समास है, आप कहेंगे तत्पुरुष समास, क्योंकि नरों में अधम। ठीक है, नरों में संबंध वो जोड़ रहा है। ठीक है भाई, नरों में, नरों में भी अधम। वन में वास यानी कि वन का वासी होने का संबंध जोड़ दिया। त्रिपुर का कर्ता ने कर्म को। ठीक है, कर्ता ने कर्म को संबंध जोड़ रहा त्रिपुर का आरी। ठीक है, कास क्या जोड़ता है, संबंध जोड़ता है। तो भाई आशा करता हूँ आप लोगों को ये समास बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी पीडीएफ आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया नोट्स है। ठीक है, एक बार छोटा करके देखिएगा, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इतने पेज का नोट्स है दोस्तों, आप लोग इसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ को। चलिए थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय।